तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आदि पुरुष एक तरह से मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में 16 जून को देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ इसी के साथ ही ये एक तरह से इंडिया की सबसे बजट वाली फिल्मों में से एक है। और इसके वीएफएक्स को लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन अगर इसके वीएफएक्स ठीक नहीं है लेकिन फिर भी ये एक तरह से लोगों द्वारा पसंद की जाएगी। चाहे इसका एक तरह से वीएफएक्स ठीक हो या नहीं, लोगों द्वारा से एक बार ज़रूर देखा जाएगा। और अगर एक तरह से लोगों को इनका वीएफएक्स पसंद आता है तो इसी के साथ ये ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। और मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इंडिया की सबसे ज़्यादा एक तरह से पॉपुलर मूवी में से एक बनने वाली है। अगर इसके वीएफएक्स और इसके जो एक्टिंग है वो कैरेक्टरों ने जो बहुत अच्छी की हो तो ये एक तरह से रिकॉर्ड तोड़ सकती है। और वैसे तो रिकॉर्ड टूटेगे ही, और साथ ही साथ यदि वीएफएक्स एक तरह से अच्छे हुए तो चार चांद लगने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं आदि पुरुष मूवी के बारे में। इसके एक तरह से क्या स्टोरी तो आपको पता ही होगी, पूरी रामायण पर बेस है। साथ ही साथ इसकी एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ रिव्यू, साथ ही साथ क्या क्या आपको एक तरह से कौन कौन से कैरेक्टर देखने को मिले हैं, प्री प्रोडक्शन कास्टिंग और किस प्रकार से इसे बनाया गया और किन किन लोकेशनों पर शूट किया गया है, किस प्रकार से वीएफएक्स यूज़ किए गए हैं। तो सारी डिटेल हम इसी वीडियो में जानेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों रामायण पर आधारित ये एक तरह से मूवी है और इसी के अंदर सब चीज़ ये बताई गई है। और मैं आपको बता दूं, इसके अंदर प्रोड्यूसर के रूप के अंदर भूषण कुमार, साथ ही साथ कृष्ण कुमार और ओम रावल आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ प्रसाद सुतेर, और साथ ही साथ इसके अंदर एक्टरों की बात की जाए तो सबसे पहले जो हमारे प्रभास है, जिन्होंने अब एक तरह से बाहुबली उनकी जो फेमस हुई उसी के बाद इन्होंने बैक टू बैक बड़ी बजट वाली फिल्में पकड़ी। लेकिन दोनों तीनों जितनी भी मूवीज़ थी सारी की सारी फ्लॉप गई, जैसे कि साहो और इसके बाद राधे श्याम, दोनों के दोनों ही फ्लॉप गई। और इसी के साथ इन्होंने ये एक तरह से रामायण पकड़ी है जो कि बहुत ही ज़्यादा बजट की है और सिर्फ राम थोड़े एक तरह से जच रहे हैं। बाकी और भी कोई कैरेक्टर जो है एक तरह से मैं बताऊँ तो एक तरह से कृति सेनन आपको देखने को मिली है, जो भी ठीक ठाक एक तरह से रोल करती हुई नजर आई है। और साथ ही साथ सैफ अली खान जो कि रावण का रोल निभाते हुए नजर आए हैं, उनकी एक्टिंग भी बहुत एक तरह से थोड़ी कम लगी है। यदि इसकी जगह यदि हम रावण के रोल के अंदर यदि संजय दत्त को लिया जाता तो वही चार चांद लगने वाला थे, क्योंकि उनकी एक्टिंग और एक तरह से उनमें जो टैलेंट है, जैसा कि आपने केजीएफ एक तरह से 2 में देखा होगा किस प्रकार से उन्होंने एक्टिंग की, और इसी के चलते चलते एक तरह से धमाकेदार ये मूवी दे चुके हैं। साथ ही साथ लेकिन इसके अंदर इन्हें मौका नहीं मिला। यदि मौका मिलता तो आप नीचे कमेंट में बताइए क्या धमाल मच सकता था। साथ ही साथ इसी के साथ आपको सनी सिंह देखने को मिले। सनी सिंह दोस्तों ये वही है जो टार्जन मूवी में आपको देखने को मिले थे और इसी के बाद ये गुल हो चुके थे, लेकिन फिर तीसरी ने इन्हें जोड़ा इस मूवी के साथ और इसी के साथ इन्हें एक तरह से लॉन्च करने की तैयारी है दोबारा। तो दोस्तों अब तक हमने इसकी स्टोरी और जितनी कुछ डिटेल थी वो हमने बता दी, और अब इसके एक तरह से प्री प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे किस प्रकार से और कितने अरसे से इसकी एक तरह से तैयारी चल रही थी। सारे कुछ डिटेल हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों मूवी की एक तरह से बजट की बात की जाए तो मूवी का बजट एक तरह से ऑप्शन रूप से देखा जाए तो विकीपीडिया पर इसका बजट बनाया एक तरह से बताया गया है 500 करोड़, लेकिन ये पहले का बजट है। इसी के साथ एक तरह से इसे जब वीएफएक्स और टीजर के बाद इसे एक तरह से शूट किया गया तो उसके अंदर तकरीबन 200 से 300 करोड़ प्लस मिल चुके हैं, यानी 800 से 900 करोड़ के बजट में ये मूवी बनी है, पूरी एक तरह से मेकिंग हुई है और इसकी रिकवरी भी बहुत अच्छी खासी तरीके से हो चुकी है। लगभग 3 करोड़ एक तरह से रिकवर कर दिए गए हैं इसके मूवी राइट, सैटेलाइट राइट, टीवी राइट बेचकर। और सभी को पता है कि ये सुपरहिट तो रहने वाले, यानी एकदम ये घाटे का सौदा नहीं होने वाला। साथ ही साथ टी सीरीज को भी थोड़ा बहुत मुनाफा हो सकता है, और ये यदि एक तरह से अच्छी चली तो बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफे के साथ ये एक तरह से भारत की सबसे महंगी पिक्चर के साथ साथ ये सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कलेक्ट करने वाली मूवी
बनने वाली है। और 16 एक तरह से 16 तारीख को इस महीने की रिलीज़ हो रही है। आप में से कितने लोग इस मूवी को देखने जा रहे हैं, नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो दोस्तों आइए हम बात कर लेते हैं आदि पुरुष के बारे में। यह एक आने वाली भारतीय बॉलीवुड फिल्म है जो रामायण महाकाव्य से प्रेरित है। रामायण के बारे में तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों। ये फिल्म ओम राउत द्वारा निर्देशित है, मतलब इसके डायरेक्टर ओम राउत हैं। टी सीरीज फिल्म और रेट्रो फाइल्स द्वारा निर्मित है। हिंदी और तेलुगु भाषाओं के साथ ये फिल्माई गई। फिल्म में प्रभास राघव यानी राम के रूप में है, कृति सेनन जानकी के रूप में, सैफ अली खान लंकेश यानी रावण के रूप में, हनुमान जी के रूप में देवदत्त है, सुग्रीव के रूप में आकाश केसरी और भरत के रूप में अभय है। इस फिल्म का बजट लगभग 500 करोड़ रुपए है। देखा जाए तो यूएस के 66 मिलियन पर ये अब तक की सबसे महंगी भारतीय बॉलीवुड फिल्म होगी। इसका जो सिनेमेटोग्राफी है, मतलब इसको शूट करना शुरू किया था फरवरी के 2021 में और ये नवंबर 2021 में समाप्त हुई, जिसमें मुख्य रूप से इसे मुंबई में ही फिल्माया गया था। यह फिल्म 16 जून 2023 को नाट्य रूप से रिलीज होगी, मतलब ये सिनेमाघरों में 16 जून 2023 को देखने को मिलेगी। इसके निर्देशक यानी कि डायरेक्टर ओम राउत हैं। इसके निर्माता भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, ओम राउत, प्रसाद सुतार, राजेश निर हैं। अभिनेता बोले तो एक्टर, तो इसमें मेन जो लीड है राघव के रूप में आपको बताया था प्रभास है, कृति सेनन है, सैफ अली खान है, सनी सिंह है, देवदत्त नागे है। इसके जो म्यूजिशियन है वह है सचिन बलहारा, अंकित बलहारा। गीत है इसके जो सॉन्ग है अजय अतुल, सचेत और परंपरा, जिन्होंने बहुत प्यारा सा सॉन्ग राम सिया राम लिखा था। छायाकार कार्तिक पलानी है, संपादक इसके अपूर्व मोती वाले है, आशीष महाते हैं। इसका स्टूडियो है राइट है जो टी सीरीज है और रेट्रो फाइल्स है। इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर है ए फिल्म उत्तर भारत में, और जो साउथ में तेलुगु है यूवी क्रिएशन है। इसको 16 जून 2023 को बताया जाएगा। ये 179 मिनट की होगी। इसकी जो ड्यूरेशन है ये इंडिया से है रिलेटेड, हिंदी और तेलुगु में होगा। इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो लगभग 500 करोड़ है। इसका जो बेस है वो 7 लाख साल पहले रामायण के ऊपर लिखा हुआ है। अयोध्या के राजा राघव अपनी पत्नी जानकी को बचाने के लिए उद्देश्य से लंका द्वीप की यात्रा करते हैं, जिन्हें लंका के राजा लंकेश ने अपहरण कर लिया था। इसमें जो एक्टर हैं वो किस रूप में? प्रभास जो है राघव के रूप में, कृति सेनन जानकी के रूप में, सैफ अली खान रावण के रूप में, सनी सिंह जो हैं वो लक्ष्मण के रूप में, देवदत्त नागे बजरंगबली के रूप में, वत्सल सेठ हैं जो इंद्रजीत के रूप में है। और इसका जो प्रोडक्शन है आदिपुरुष एक हिंदू महाकाव्य रामायण का एक रूपांतरण है। 18 अगस्त 2020 को प्रचार पोस्टर के माध्यम से घोषित इसे किया गया था। प्रभास ने ओम राउत के निर्देशन में यानी कि डायरेक्शन में भगवान राम का किरदार निभाया है, जिन्होंने पहले पीरियड का एक्शन फिल्म तानाजी 2020 का निर्देशन दिया था। जो ओम राउत है ना, उन्होंने 2020 में तानाजी का निर्देशन किया था। ओम राउत जो थे ना वो 1996 की जापानी फिल्म रामायण पर आधारित थी द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम से प्रभावित थे और उन्हें आधुनिक तकनीक का उपयोग करके रामायण को अनुकूलित करने के लिए प्रेरित किया गया था। मतलब वो वीएफएक्स से बहुत प्रभावित हुए और 1996 में जापानी जो लीजेंड ऑफ प्रिंस के नाम से जापानी में एक फिल्म बनाई थी द लीजेंड ऑफ प्रिंस ऑफ राम, जो कि जापानी फिल्म थी। और आजकल की वीएफएक्स तकनीक से इन्होंने इसको हकीकत में ला दिया, क्योंकि बिना वीएफएक्स के इतना सब कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं था। राउत ने भारत में कोविड-19 के लॉकडाउन के बीच में पटकथा लिखी, मतलब उन्होंने जो कहानी है, जो भी पूरा कॉन्सेप्ट बनाया वो कोविड-19 लॉकडाउन के बीच में ही बना लिया था। प्रभास को तुरंत प्रोजेक्ट पसंद आया, क्योंकि यार ये प्रभास बहुत जो एंशिएंट मूवी है उन्हीं के कारण फेमस हुए थे, जैसे कि बाहुबली आ गई, और ये तो पूरी दुनिया के दिल में या पूरी हिंदुस्तानियों के दिल में सिया राम बसते हैं, तो क्यों ना ये फिल्म चलेगी यार। तो प्रभास भी कहाँ रह पाते, तो उन्होंने हैंड टू हैंड इसके लिए साइन कर दिया। प्रोडक्शन कंपनी टी सीरीज फिल्म प्रोजेक्ट के लिए बोर्ड पर थी। उन्होंने टी सीरीज के साथ इस पर काम किया, क्योंकि टी सीरीज लगभग ही एंशिएंट फिल्में बनाता है और उसके साथ साथ एंशिएंट जो गाने हैं वो लिखता है, क्योंकि इनकी ज़्यादातर भक्ति वाले जो सॉन्ग हैं वही टी सीरीज बनाता आया था, तो उन्होंने भी इसके लिए हामी भर दी। 500 करोड़
बजट के साथ 66 मिलियन देखा जाए तो यूएस के आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक होगी। दृश्य प्रभावों पर यानी कि वीएफएक्स को 250 करोड़ रुपए 33 मिलियन खर्च किए जाने का अनुमान है। इसमें हिंदी तेलुगु भाषाओं में एक साथ शूट किया, ऐसे 3D में भी फिल्माया गया है। इसकी जो प्रोडक्शन था सितंबर 2022 में निर्माताओं ने खुलासा किया कि प्रभास भगवान राम का चित्रण कर रहे हैं, जिनके चरित्र का नाम बाद में राघव के रूप में सामने आया। सैफ अली खान जो कि पहले ही से ही राउत ने तानाजी में एक प्रशिक्षित के रूप में काम कर चुके हैं, प्रतिपक्षी में तानाजी में जो था ये प्रतिपक्षी के रूप में काम कर चुके हैं, तो लंकेश के साथ रावण की भूमिका के लिए साइन किया। अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा, कियारा आडवाणी और कीर्ति सुरेश को भी देवी सीता की भूमिका के लिए संपर्क किए जाने की अफवाहों के बाद नवंबर 2020 में ये बताया कि कृति सोनन भूमिका को यह जो माता सीता का जो है कास्ट दिया गया है। 4 महीने बाद मार्च 2021 में निर्माताओं ने फिल्म में शामिल होने की पुष्टि की। 2021 में मार्च में उन्होंने बता दिया था कि कृति सिन्हा फाइनली इसके लिए सेलेक्टेड है। सनी सिंह जो कि फरवरी 2021 में सेट पर शामिल हुए भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। इसको जो आदिपुरुष के लिए मोशन कैप्चर शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। पूरा शॉट और औपचारिक लॉन्च 2 फरवरी 2021 को मुंबई, भारत में किया गया। जैसा कि निर्माताओं ने बताया कि उनकी फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी शुरू हुई, मतलब सिनेमेटोग्राफी, उसी दिन मुंबई में फिल्मांकन स्थल पर एक भीषण आग दुर्घटना हुई। आग लगने की वजह से एक ही तरफ के डुप्लीकेट सेट बनाए गए थे। अक्टूबर 2021 में सैफ अली खान और कृति सोनन ने शूटिंग पूरी की। नवंबर 2021 में प्रभास भीलपेटा का शूट हुआ। 10 नवंबर 2021 को फिल्म की पूरी शूटिंग कर ली गई। और दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नए हो तो एक तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ ही साथ हम हिंदी, एक तरह से हॉलीवुड और साथ ही साथ बॉलीवुड में जो मूवीज़ रिलीज़ होती है और चाहे कोई सी भी OTT प्लेटफॉर्म की सीरीज हो, सभी की एक्सप्लेनेशन, रिव्यू और साथ ही साथ फैक्ट की वीडियो हमारे चैनल पर प्रोवाइड रहती है। आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हो और जिस भी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी सीरीज के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दे और इस मूवी के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दे। अब इसके जो एक्टर है उन सभी के बारे में थोड़ी डिटेल बाकी है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो रिलीज है आदिपुरुष 16 जनवरी 2023 को ऑफिशियल रूप से रिलीज होने वाली है। यह पहले 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली, लेकिन बाद में लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। यह तमिल, मलयालम, कन्नड़ और अन्य कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में डब संस्करण के साथ तेलुगु और हिंदी में रिलीज होने वाली है। मतलब ये लगभग 22 लैंग्वेज में रिलीज होगी और अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों की सूची में से एक है। तो मैं अब तक बता देता हूँ सबसे महंगी भारतीय फिल्में कौन सी है। अब तक की सबसे पहले नंबर पे है 2.0 जो कि लाइका प्रोडक्शन की थी। RRR राइज और रिवोल्ट थी 2022 की। 18 में तो 2.0 आई थी। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जो कि एक फ्लॉप थी यशराज फिल्म की 2018। राधेश्याम 2022 में थी। साओ है, सैरा नरसिम्हा रेड्डी थी। इसके बाद 83 आई। बाहुबली द कंक्लूजन, पद्मावत, टाइगर जिंदा है, जीरो है, दरबार है, बाहुबली है। ऐसे करते करते बहुत सारी मूवियाँ हैं, बट पहले नंबर पर अभी तक 2.0 है। आइए अब हम जान लेते हैं थोड़े से एक्टर के बारे में। प्रभास, जिन्हें आप बाहुबली के बाद से जानने लगे हैं। पहले भी इन्होंने काफ़ी सुपरहिट मूवियाँ दी थी, बट बाहुबली के बाद इनका पूरा लाइफ पूरा चेंज हो चुका है। करियर इतने फेमस हो चुके हैं। यह भारत के साथ साथ फॉरेन यानी कि विदेशों में भी फेवरेट एक्टर हैं। इन्हें काफ़ी लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। इनका पूरा नाम बताऊं तो सूर्य नारायण वेंकट प्रभास राजू उप लपाटी है। यह इतना बड़ा नाम यार प्रभास जी का मुझे भी खुद पहली बार पता लगा था, तो मैं इनको देख करके शौक हो गया। दरअसल होता ये दोस्तों, साउथ में बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं। इनका जन्म देखा जाए तो 23 अक्टूबर 1979 को हुआ था। प्रभास एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं जो कि इनकी जो एक्टिविटी थी ये
शुरू हुई 2002 से और अभी तक है। मतलब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी 2002 में और उसके बाद ये बढ़ते ही चले गए। देखा जाए तो इनके जो पिता हैं वो बस ड्राइवर हैं और आज भी वही काम कर रहे हैं। बोलते हैं कि मेरा बेटा इन्हीं वजह से ज़मीन से जुड़ा हुआ था, तो ये एक ज़मीन से जुड़े हुए अभिनेता हैं। ये आंध्र प्रदेश भारत के रहने वाले हैं। इनके जो संबंधी कृष्णम राजू उपलाडी जो इनके अंकल हैं। इनके प्रभास का जन्म फिल्म निर्माता यू सूर्यनारायण राजू उप्पालपाटी और उनकी पत्नी शिव कुमारी के घर हुआ था। ये एक ठाकुर परिवार से हैं। वह तीनों बच्चों में सबसे छोटे हैं। उनके बड़े भाई प्रमोद उप्पालपट्टी, बहन प्रगति है। उनके चाचा तेलुगु अभिनेता कृष्णम राजू उपलाटी हैं। उनके जो अंकल है तेलुगु अभिनेता कृष्णम राजू उपलाटी हैं। उनका परिवार आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में भीमरावम के पास मोगल लथुर का रहने वाला है। उन्होंने अपनी इंटर शिक्षा नालंदा कॉलेज हैदराबाद से पूरी की है। वे सत्यानंद फिल्म संस्थान विशाखापट्टनम के पूर्व छात्र हैं। प्रभास ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई श्री चैतन्य कॉलेज हैदराबाद से पूरी की। प्रभास एक बिजनेसमैन बनना चाहते थे। वे खान पीन के काफ़ी शौकीन है और जानकार होने के कारण होटल और रेस्टोरेंट का बिजनेस करना चाहते थे, परंतु बाद में उनकी रुचि फिल्मों में बढ़ गई और उन्हें एक्टिंग करने का निर्णय लिया। अवार्ड की बात की जाए तो इन्हें आईफा, नंदी अवार्ड एंड फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है, जो कि काफ़ी फेमस मेडल होते हैं। ये एक एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। प्रभास एक भारतीय फिल्म के अभिनेता है जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा के लिए कार्य करते हैं। ये सुपरस्टार प्रभास के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान टाइम फिल्म परियोजना के अनुसार प्रभास की फिल्म बाहुबली 2 फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है तथा भारतीय फिल्म इतिहास में आज तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। प्रभास भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक है। सर्वाधिक फीस लेने वाले ये अभिनेता है। इनकी पिछली फिल्मों में बाहुबली तथा बाहुबली 2 के लिए कुल 30 करोड़, साहो के लिए 100 करोड़ तथा राधे श्याम के लिए 150 करोड़ तक की फीस दी गई तथा इनके आगे आने वाली फिल्म आदि पुरुष 2023 के लिए 151 करोड़ रुपए और फिल्म सलार 2023 के लिए 121 करोड़ की फिल्म दी गई। दोस्तों देखिए कितनी महंगी फीस लेते हैं। प्रभास को पूरी दुनिया में अपने अद्भुत अभिनय तथा गजब एक्टिंग स्टाइल के लिए जाना जाता है। प्रभास अपने हर किरदार को मजबूती के साथ निभाते हैं तथा हर रोल में खुद को प्राकृतिक रूप से डालकर अपने अभिनय को से सबको हर बार आश्चर्यचकित कर देते हैं। प्रभास को दुनिया भर में 21वीं सदी का सबसे महान, काबिल और प्रतिभावान एक्टर में से एक माना जाता है, जो हर किरदार में अपने मजबूत अभिनय से एक अलग पहचान छोड़ देते हैं। सुपरस्टार प्रभास को 7 फिल्म फेयर पुरस्कार, दक्षिण का नामांकन, नॉमिनेशन प्राप्त हुआ। वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राज्य नंदी पुरस्कार, सीमा पुरस्कार से सुसज्जित है। अब हम बात कर लेते हैं कृति सेनन की, जो कि 27 जुलाई 1990 को नई दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता राहुल सेनन एक चार्टेड अकाउंटेंट है। उनकी मां गीता सेनन दिल्ली विश्वविद्यालय में एक असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी है। उनकी एक बहन भी है जिसका नाम नूपुर है। वह अपनी स्कूल की पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल RK पुरम से की है। मतलब कृति सेनन ने अपनी पढ़ाई दिल्ली के पब्लिक स्कूल RK पुरम में की है। उन्होंने JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्निक नोएडा से बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री भी हासिल की ही है। कृति सेनन ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। सेनन क्लोजअप, विवेल, अमूल, सैमसंग तथा हिमालय जैसे ब्रांडों के विज्ञापनों में नजर आई थी। वह विलेंस लाइफस्टाइल फैशन वीक, चेन्नई इंटरनेशनल फैशन वीक एवं इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक में भी नजर आई। ऋतु बेरी, सुनीत वर्मा तथा उनके निजी महाजन जैसे डिजाइनरों के लिए भी मॉडलिंग कर चुकी है। फिल्म राबता के मुख्य किरदार सुशांत सिंह राजपूत और कृति सेनन इस फिल्म में पहली बार एक साथ काम किया। यह शुरुआत में एक मॉडल रही थी। इनके सफल मॉडलिंग करियर के बाद इन्होंने सुकुमार द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म नेन्नो कडीने से बड़े पर्दे पर कदम रखा था। बॉलीवुड में इनका जो एंट्री हुई थी वो फिल्म हीरोपंती के जरिए हुआ था, जो कि टाइगर श्रॉफ के साथ थी, जिसे आप जानते होंगे। कृति सेनन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए अवार्ड दिया गया था। चलिए हम आगे बात करते हैं और कैरेक्टरों की। चलिए अब बात कर लेते हैं सैफ अली खान की, जिनका जन्म 16 अगस्त 1970 को
हुआ था। ये हिलबिली फिल्मों के एक अभिनेता हैं। उनके पिता मंसूर अली खान पटौदी के एक मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी, मां शर्मिला टैगोर हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री रही है। इनके पूर्वज पटौदी रियासत के नवाब थे। उन्होंने अपना सोलह जीवन लॉरेंस स्कूल सनावर और लोकर्स पार्क स्कूल हैंड्रोफोर्डशिरे इंग्लैंड से पूरा किया था, जिसके बाद महाविद्यालय में पढ़ाई के लिए फिर विंचेस्टर कॉलेज, इंडिपेंडेंट स्कूल फॉर बॉयज़ एंड यूनाइटेड किंगडम चले गए थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर लौटने के बाद उन्होंने लगभग 2 महीनों तक दिल्ली स्थित एक एडवाइजरी फर्म के लिए काम किया। उसके बाद अपने पारिवारिक मित्र के कहने पर उन्होंने कपड़ों के ब्रांड ग्वालियर स्वीट्स के लिए कुछ विज्ञापनों में काम किया, पर वह किसी कारणवश प्रोजेक्ट में आगे नहीं बढ़ पाया और उन्हें मुंबई आना पड़ा, जहां उन्होंने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की। उनकी पहली फिल्म परंपरा रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। उन्होंने 2010 में पद्मश्री को चौथा सबसे बड़ा भारतीय नागरिक पुरस्कार प्राप्त किया गया। ये बेसिकली नई दिल्ली भारत में पैदा हुए थे और अभी जो करंटली रह रहे हैं मुंबई महाराष्ट्र में रह रहे हैं। इनकी जो शुरुआत की थी अपने करियर की वो 1992 से और अभी तक है। इनकी जो पत्नी है करीना कपूर खान, जिन्हें आप अच्छे से जानते होंगे। इनकी पहली पत्नी थी अमृता सिंह, जो कि तलाक हो चुका है। इनकी जो बहन है सबा अली खान है। दो बहनें हैं इनकी, सोहा अली खान भी है। ये अली अब्बास जाफर द्वारा निर्मित निर्देशित अमेज़न प्राइम वीडियो की वेब श्रृंखला तांडव में भी एक खास अभिनेता के रूप में दिखाई दिए थे। वह फतिमा सना शेख अली फजल के साथ 3D कॉमेडी हॉरर भूत पुलिस में भी दिखाई दिए थे। अपराध कॉमेडी बंटी बबली में भी रानी मुखर्जी के सामने थे। इनकी जो प्रमुख फिल्में थी सीक्रेट गेम ऑफ फैंटम, डोली की डोली, लेकर हम दिल दीवाना, हमशक्ल और बहुत सारी फिल्में थी इनकी करियर की। पर पहली फिल्म थी परंपरा, पहचान थी, आशिक आवारा। इसके बाद ये सबसे फेमस हुए, जिन्हें इनके लिए प्रथम अभिनय पुरस्कार मिला फिल्म फेयर का, जिसके डायरेक्टर जिमी राकेश थे। ये दिल लगी और उसके बाद तू खिलाड़ी मैं नाड़ी, आओ प्यार करें, यार गद्दा, सुरक्षा इंतजाम। इसके बाद अपने फिल्म करियर में कभी मुड़कर नहीं देखा। अब हम बात कर लेते हैं सनी सिंह, जो कि लक्ष्मण के रूप में निर्देशित थे, जिन्हें ज़्यादा कोई जानता नहीं है, लेकिन हम इनके बताते हैं। सनी सिंह का पूरा नाम सनी सिंह निज्जर है। ये इनका जन्म 6 अक्टूबर 1985 में एक भारतीय अभिनेता, एक मॉडल हैं ये भी, जो कि भारतीय फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने दिल तो बच्चा है जी 2011 में एक फिल्म संक्षिप्त भूमिका के रूप साथ अपने फिल्म की शुरुआत की। आकाशवाणी 2013 में एक भूमिका निभाई। उनकी पहली व्यावसायिक सफलता की वाली जो फिल्म थी वह प्यार का पंचनामा थी। मतलब जिन्होंने इनकी जो करियर की सबसे सफल फिल्म थी वह प्यार का पंचनामा 2015 में थी। उसके बाद सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले रिलीज 2011 में रोमांटिक कॉमेडी मूवी, जो कि सोनू की टू की स्वीटी थी। इनका जन्म 6 अक्टूबर 1985 जो बता दिया है। ये सनी सिंह 2007 में स्टार प्लस लोकप्रिय चल रही श्रृंखला कसौटी की ज़िंदगी के माध्यम से अपना टेलीविज़न डेब्यू किया था। मतलब ये सबसे पहले जो आए थे स्टार प्लस के एक नाटक में आए थे, जो कि कसौटी था, जहां उन्होंने कृतिका सेंगार द्वारा निभाए गए चरित्र की प्रेमिका की भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने 2009 की श्रृंखला शकुंतला में करण की भूमिका निभाई। सिंह ने 2011 में मधुर भंडाकर की कॉमेडी फिल्म दिल तो बच्चा है जी के साथ अपने फिल्म की करियर की शुरुआत की, जहां उन्होंने इमरान हाशमी और नवायुक्त चेतना पांडे के साथ समापन दृश्य में कैमियो किया। फिल्म एक मामूली सफलता थी। उनकी पहली अभिनेत्री भूमिका लव रंजन की रोमांटिक ड्रामा आकाशवाणी में कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा के साथ अपमानजनक पति के रवि के रूप में थी, जो एक व्यावसायिक विफलता थी। सिंह ने आर्यन रंजन तथा भारचो के साथ प्यार का पंचनामा 2011 की फिल्म प्यार की पंचनामा की अगली कड़ी आर्यन अरुषा, ओमकार कपूर, इशिता राज शर्मा, सुहानी रंजन की सह अभिनेत्री की भूमिका निभाई थी।
दुनिया भर में कुल 88 करोड़ 12.85 बिलियन यह उनकी पहली व्यावसायिक सफलता के रूप में उनकी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रिलीज फिल्म 2018 में आई, जब तीसरी बार उन्हें सोनू की टूटी की स्वीटी में तीनों के साथ काम किया। अब बात कर लेते हैं देवदत्त नागे के बारे में, जो कि बजरंग बली की भूमिका निभा रहे हैं, जो कि अभी तक सबसे कंट्रोवर्सी है और लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग इन्हें जानते नहीं है और इनकी ज़्यादा एक्टिंग किसी ने देखी नहीं है। देवदत्त नागे का जन्म 5 जनवरी 1977 1997 को एक भारतीय अभिनेता ये हैं, जो कि मराठी धारावाहिक जय मल्हार में भगवान खंडोबा की भूमिका निभाने के बाद प्रसिद्धि प्राप्त किए। मतलब कुल मिला के ये एक साउथ में खंडोबा बाबा की भूमिका इन्होंने निभाई है, भगवान खंडोबा, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म आपको बता दिया गया है। मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनकी भारतीयता राष्ट्रीयता जो है भारतीय है। ये प्रसिद्धि के कारण जय मल्हार है, जो कि बताया गया है। जीवन साथी इनकी जो धर्मपत्नी है कंचना नागे है। ये नागे रायगढ़ जिले महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, भारत के अलीबाग से हैं। वह मुंबई महाराष्ट्र कंचन नागे से शादी की, जो कि वो मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाली थी। और इनके बारे में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यार इन्होंने इतना कुछ काम किया नहीं है, बस एक खंडोबा भगवान के ऊपर इन्होंने बनाई है। और अब बात करते हैं वत्सल सेठ, जो कि इंद्रजीत के रूप में है। वत्सल सेठ का जन्म 5 अगस्त 1980 को महाराष्ट्र में से हैं। ये बॉलीवुड अभिनेता हैं। उनका जन्म मुंबई में हुआ। उन्होंने उत्पल संघवी स्कूल से पढ़ाई आरंभ की और गणित में स्नातक मीठीबाई कॉलेज मुंबई पुणे से की। प्रसिद्धता के कारण टार्जन द वंडर कार में राज चौधरी का किरदार निभाया है। अच्छा भैया, टार्जन द वंडर कार, भैया आपने तो टार्जन द वंडर कार आपने मूवी दी होगी, उसमें राज चौधरी का इन्होंने किरदार निभाया है, जो कि भैया एक चश्मिश वाला लड़का था, जिसे हम भूल चुके थे यार। हम सोच रहे थे कि यार ये कौन सा बंदा है जिसने ये क्या था। तो अब आपको पता लगा ही गया होगा कि ये टार्जन द वंडर कार वाला बंदा यही है, जिसका नाम है वत्सल सेठ, जो कि अभी हमारे जो फिल्म है इसमें दिखने वाले हैं। इनका जन्म मुंबई के रहने वाले गुजराती परिवार में से हुआ है। ये 2 भाइयों में से सबसे बड़े भाई हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई जो कि उत्पल संघवी स्कूल से पढ़ाई पूरी की है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे डायरेक्टर साहब ओम राउत की। ओम राउत एक भारतीय फिल्म निर्देशक, लेखक और निर्माता है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लिखने वाली हैं, ये राइटर भी हैं। राउत को फिल्म तानाजी के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का 68वां फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है, जिसके लिए उनकी 2015 की फिल्म लोकमान्य एक युग के पुरुष के लिए कई प्रशंसा मिली थी। इनका जन्म 21 दिसंबर 1981, करंट आयु इनकी 41 ईयर्स है। मुंबई महाराष्ट्र भारत के रहने वाले। इनकी राष्ट्रीयता भी भारतीय। शिक्षा प्राप्त की सुराग विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से। इनका जो मेनली रूप से यही निर्देशक, फिल्म डायरेक्शन का काम रहता है। इनके जो करियर की बात की जाए तो ये अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राउत ने न्यूयॉर्क शहर में MTV नेटवर्क के लिए एक लेखक और निर्देशक के रूप में काम किया था, पर उन्हें वहाँ मज़ा नहीं आया तो वे वापस भारत चले आए और बाद में सिटी ऑफ गोल्ड द हॉन्टेड 3D का निर्माण करने से पहले DMR मोशन पिक्चर्स के साथ में रचनात्मक प्रमुख बन गए थे। राउत के निर्देशन में पहली फिल्म मराठी फिल्म लोकमान्य युग पुरुष 2015 की थी, जो कि नीना राउत फिल्म का पहला प्रोडक्शन था। उन्होंने अपनी मां के साथ मिलकर स्थापित किया गया था। इसके सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया था, जो कि फिल्म थी ना एक युग पुरुष, लोकमान्य एक युग पुरुष 2015 की। इन्होंने इनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। 2020 की हिंदी अवधि की फिल्म तानाजी राउत को हिंदी निर्देशक उद्यमी के रूप में चिन्हित करती है, मतलब एक अच्छे सफल डायरेक्टर के रूप में इन्हें चिन्हित करती है। इनकी आगामी फिल्म सैफ अली खान आदि पुरुष है।
प्रभास और सैफ अली खान के साथ आदि पुरुष है, जो कि 12 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली है। अब इनकी पहली फिल्म की बात की जाए तो 1993 में करामाती कोर्ट थी। इसके बाद सिटी ऑफ गोल्ड, जो जैसा कि आपको बताया, प्रेतवादी 3D, लोकमान्य युग पुरुष, तानाजी और आदि पुरुष। लगभग देखा जाए तो इन्होंने काफ़ी कम मूवी की, पर जो भी मूवी की है वो हिट गई है। लगभग इनका पुरस्कार के फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। 52वें महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार इन्हें मिले गया है। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में मिला है इन्हें। वॉरियर फिल्म फेयर अवार्ड्स मिला है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है इन्हें। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं आदि पुरुष के प्री लॉन्चिंग कलेक्शन के बारे में। लॉन्च होने से पहले जो मूवी कमाई करती है उसे प्री लॉन्चिंग कलेक्शन बोलते हैं। आदि पुरुष 16 जून को रिलीज होने वाली है। दुनिया भर में रिलीज होने से पहले इसने पूरी दुनिया में शोर मचा रखा है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये 500 करोड़ के बजट में बनी हुई है और इसे बहुत सारे कॉपीराइट्स, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत सारे लोगों ने लिया गया है। और देखा जाए तो तेलुगु भाषा और तेलंगाना के लिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट को पीपल मीडिया फैक्ट्री को 150 करोड़ रुपए में बेचा गया है। फिल्म टेकर रमेश वाला के अनुसार आदि पुरुष हिंदी बेल्ट और श्रेष्ठ दक्षिण भारत में वितरण के लिए यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसके जो राइट्स हैं 120 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। कुल मिलाकर फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट ने 270 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। देखा जाए तो 500 करोड़ में से 270 करोड़ तो आ ही गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट है। हालांकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म के लिए रिकॉर्ड तोड़ संख्या है और ये एक हेवी बजट वाली फिल्म है तो बहुत अच्छा रहेगा। और अभी तक देखा जाए तो इसकी OTT फिल्म के लिए बात करते हैं। OTT जो इसके राइट्स हैं वो इसके जो सैटेलाइट और OTT राइट्स है 210 करोड़ रुपये में भारी भरकम रकम में बिके हैं। भाई 270 करोड़ तो डिस्ट्रीब्यूशन में आ गए और इसके सैटेलाइट और जो OTT राइट हैं वो 210 करोड़ में बिके हैं। और इसके प्री टिकट बुकिंग की बात की जाए तो रिलीज से पहले ही बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर से बड़े लोगों ने आदि पुरुष के लिए होलसेल में टिकट खरीद लिए हैं, जिन्होंने इसे वंचित बच्चों को वितरित करने के लिए 1 लाख टिकट बुक किए थे। अब तेलुगु स्टार मनोज मांचून भी इस बैंड बाजे में शामिल होकर अपनी पत्नी भूमा मोनिका के साथ मनोज ने फिल्म के लिए 2500 टिकट खरीदने का फैसला किया है। उन्होंने ये जो है वह आंध्र प्रदेश के बच्चों को वितरित करेंगे। तो देखो यार, इसके लगभग 1 लाख से ऊपर टिकट बिक चुके हैं। तो प्री रिलीजिंग तो इसकी काफ़ी ख़तरनाक रही है। और अब देखते हैं कि आने वाले 16 तारीख को ये लॉन्च होने वाली कि इसका क्या होगा, फ्लॉप जाएगी या फिर क्या होगी, क्योंकि इस फिल्म को लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी पहले ही बन चुकी है, क्योंकि इसके जो VFX हैं लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं और इन्होंने काफ़ी कोशिश के बाद इसको ठीक किया है, बट अब भी उतना ठीक नहीं है। तो ये 500 करोड़ में हिट जाएगी या नहीं जाएगी। लगभग देखा जाए तो यार इन्होंने 500 करोड़ तो इन्होंने लगभग 500 में से 300-400 करोड़ तो इन्होंने कमा लिए हैं। बाकी इसके म्यूज़िक के राइट्स और वगैरह ऐसे कर करके ये लगभग 400 करोड़ पे इन्होंने निकाल लिया है। बचते हैं 100 करोड़ जो तो अब आसानी से निकल जाएंगे, क्योंकि इतनी बजट फिल्म के लिए ये और इतने सारे स्टार होने की वजह से ये फ्लॉप तो नहीं जाने वाली है। बाकी अभी कंट्रोवर्सी में है, तो देखते हैं क्या होता है। दिल थाम के बैठिएगा। 16 तारीख का वेट कीजिएगा। ये आपके नज़दीक सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है। अब बात करते हैं इनके सिनेमेटोग्राफर के बारे में, जिसने फिल्म को शूट किया है। कार्तिक पलानी जो हैं इसके सिनेमेटोग्राफर है। कार्तिक पलानी एक भारतीय जो है सिनेमेटोग्राफर है जो भारतीय फिल्म में काम करते हैं। कार्तिक पलानी का जन्म 6 दिसंबर 1985। इनकी करंटली आयु जो एज है 37 है, यानी कि अभी भी ये यंग है। राष्ट्रपिता भारतीय है। इनकी पेशा सिनेमेटोग्राफी करते हैं। इन 2010 से अभी तक ये काम में लगे हुए हैं। कार्तिक पलानी पारा 2018, पेट्टा 2019 में दौरान तिरु में सहायक के रूप में काम किया। उन्होंने कई हिंदी, तेलुगु फिल्म में, तमिल भाषा की फिल्मों में असिस्टेंट सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम किया है। उन्होंने पेंगुइन
2022 में अपने काम की प्रशंसा प्राप्त की। मतलब पेंगुइन जो था 2020 में, इसके बाद से इनकी जो करियर की लगभग शुरुआत हुई, सफल करियर की। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक आलोचना ने कहा था कि कार्तिक पलानी के दृश्य भयानक मूड सेट करने में मदद करते हैं, जबकि द हिंदू के एक आलोचक ने कहा था कि कैसे फिल्म नरता, हालांकि दृश्य अपने दृश्य अर्थ के संदर्भ में रहस्य उद्घाटन करते हैं। मतलब एक ये जो है अपने एक सेक्रेटी बोलो या फिर एक सस्पेंस बनाकर रखते हैं पूरे मूड में। 2 शॉट में दिमाग लगाते हैं, जो कि खूबसूरत कल्पना होती है इनका, और कल्पनात्मक जो कि बोला जाए तो क्रिएटिविटी होती है, एक सोचने की क्षमता होती है, उसे एक रहस्य में बना कर रखते हैं। मतलब एक सस्पेंस जो होता है ना मूवी का, वो बना कर रखते हैं पूरे से, और मतलब जो ऑडियंस है वो उनसे कुल मिला के मूवी से कनेक्ट रहती है। उनकी अगली फिल्म कन्नड़ फिल्म द फ्रेंच बिरयानी थी 2020 में। एक आलोचक ने कहा था कि सिनेमेटोग्राफर कार्तिक पलानी ने सही माहौल बनाया था और फिल्म की कार्रवाई के साथ हमें बनाए रखने के लिए विचित्र कैमरे लगाई गई थी। इनकी पहली फिल्म जो सक्सेसफुल थी लव शगुन थी 2016 में, 17 में अगला उन्ने, 2018 में ब्रांड बाबू जीनत थी, पेंगुइन फिल्म प्रियनी वारिश 2023 की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है आदि पुरुष, और 2024 की मारुति होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके एडिटर के बारे में, जो कि अपूर्वा मोतीवाल साहनी है। इनका जो जन्म हुआ था 3 दिसंबर को 1985 में हुआ था। इनकी एज 37 है, जो कि इंदौर इंडिया के रहने वाले हैं। ये बिल्कुल यंग है, फिल्म एडिटर हैं। 2008 से इन्होंने काम की शुरुआत की थी और पूरा एक असिस्टेंट एडिटर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी, जो मुंबई में मेरी जान विद द फिल्म मुंबई मेरी जान में 2008 में इन्होंने काम शुरू किया था, और 2009 में चिल्लर पार्टी में। शी एडिटेड माइलस्टोन फिल्म्स लाइक, इन्होंने माइलस्टोन फिल्म्स लाइक की दुनियादारी, ये रे पैसा, इसके बाद इन्होंने काम की शुरुआत की और ये इनकी ज़िंदगी में सफल फिल्म रही है। इनको अवार्ड देखा जाए तो साकेल प्रीमियर अवार्ड मिल चुका है, जी मराठी गौरव अवार्ड मिल चुका है, संस्कृत काला दर्पण मिल चुका है, मिक्टा अवार्ड मिल चुका है बेस्ट एडिटर के लिए, बेस्ट एडिटर, बेस्ट चीफ एडिटर के लिए। उन्होंने बहुत सारी मूवियाँ एडिट की है, जो कि लगभग सारी हिट रही है। अब बात करते हैं इनके म्यूजिशियन के बारे में। सचेत परंपरा एक भारतीय फिल्म संगीतकार और गीतकार हैं, जिसमें सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर ये दोनों कपल हैं। इन्होंने शादी कर ली है। इनकी फिल्म जो थी 2017 में एक टॉयलेट एक प्रेम कथा थी, भूमि थी, यमला पगला दीवाना, और इससे साथ साथ कई फिल्मों में काम किया है। इनका पूरा नाम है सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर। 17 अगस्त 28 फरवरी को इनका जन्म हुआ था। मूल स्थान इनका लखनऊ दिल्ली है। विधा फिल्म साउंड ट्रैक में काम करते हैं। इनका रिकॉर्ड निर्माता है। इनका पेशा जो कि ऑक्यूपेशन है संगीतकार है, कंपोज़र है, म्यूज़िक लिरिक्स राइटर हैं। 2015 से इन्होंने काम किया था, वो भी टी सीरीज लेवल के अंदर ही काम करते आ रहे हैं। इनकी जो मूवियाँ थी 32 किलोमीटर चालू, पल पल दिल के बाद, कवर सिंह से ये फेमस हुए। ये काफ़ी अच्छे टिकटॉकर भी रह चुके हैं। इनके जो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, इनका एक उस गाना सुना होगा। ये दोनों मिल बांट के जो सोशल मीडिया पर एक छोटे छोटे रील्स और टिकटॉक पर ये छोटे छोटे वीडियो डालते हैं। इनका जो सबसे फेमस हुए थे, जो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ये आपने सुना होगा। तो इसके बाद ये लोगों की नज़रों में और ज़्यादा आने लगे। अब इसके अगले कंपोज़र और म्यूजिशियन के बारे में बात करते हैं। अंकित बलहारा और संचित बलहारा,
एक भारतीय फिल्म स्कोर में संगीतकार जोड़ी है। संजीत बलहारा ने एकल संगीतकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। संजय लीला बंसाली की 2015 की महाकाव्य ऐतिहासिक रोमांचिक फिल्म बाजीराव मस्तानी की स्कोर की रचना के लिए सबसे प्रसिद्ध हुए। संजीत के बड़े भाई अंकित बलहारा 2018 में उनके साथ शामिल हुए और दोनों ने मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के बाद एक साथ रचना कर रहे हैं, कंपोजिशन कर रहे हैं। इन दोनों भाइयों का जन्म रोहतक, हरियाणा, भारत में एक संगीत फिल्म पृष्ठभूमि वाले परिवार से हुआ है। उनके पिता बाल सिंह बलहारा हरियाणवी फिल्म उद्योग में एक गायक, अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं। उनकी मां मुक्ता चौधरी राष्ट्रीय स्तर पर एथलीट हैं। संजीत ने लंदन में शास्त्रीय संगीत का अध्ययन किया है। उन्हें संजय लीला भंसाली फिल्म की बाजीराव मस्तानी के साथ फिल्म स्कोर बड़े संगीतकार के रूप में एक बड़ा ब्रेक मिला। बाजीराव मस्तानी में उनके काम को पूरे उद्योग में बहुत सराहा गया। उन्हें हाइफा, म्यूजिक मिर्ची, गीमा और म्यूजिक और जी सिने पुरस्कारों सहित अन्य पुरस्कार भी मिले हैं। बात कर लेते हैं इसकी प्रोडक्शन कंपनी, जो कि है टी सीरीज सुपर कैसेट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। टी सीरीज का पूरा नाम है। यह भारत की संगीत कंपनी है। इसका संगीत जो लोगो है वह टी सीरीज रेड कलर में है। यह फिल्म निर्माता एवं वितरक कंपनी है। यह मुख्य रूप से बॉलीवुड संगीत, भारतीय पॉप संगीत के लिए मानी जाती है। 2014 तक टी सीरीज भारत की सबसे बड़ी संगीत कंपनी है। 2014 से अब तक टी सीरीज भारत की सबसे बड़ी संगीत कंपनी है। इसका भारतीय संगीत व्यापार में 35% हिस्सेदारी है। इसके बाद सोनी म्यूजिक, जी म्यूजिक और टी सीरीज यूट्यूब पर 209 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर है। 183 बिलियन व्यूज़ के साथ मार्च 2022 तक सबसे अधिक देखे जाने वाले और सबसे अधिक सब्सक्राइब किए जाने वाले चैनल के ओनर है। इसका संचालन करती है। यह संगीत कंपनी होने के अलावा टी सीरीज को कुछ सफलता एक फिल्म निर्माता कंपनी के तौर में भी मिली है। मई 2021 में टी सीरीज 204 मिलियन से अधिक व्यू हो चुके हैं। यह दुनिया का एकमात्र चैनल बन गया है जो सबसे अधिक बार देखा गया है। इसके साथ ही अब तक यूट्यूब पर सब्सक्राइबर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके ट्रेंडिंग सिंगर अनुराग गुप्ता गायक हैं। इसकी स्थापना गुलशन कुमार ने की थी। वर्तमान में भूषण कुमार इसका संचालन कर रहे हैं। फिल्म निर्माण का कार्य इसने 2001 से शुरू किया था, तुम बिन से। इसके साथ जारी किया गया प्रथम गीत 1984 में लालू राम था, जिसका संगीत रविंद्र जैन ने किया था। बाद में 2001 टी सीरीज बड़े बयान के अधीन उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और ऑडियो वीडियो सिस्टम का निर्माण किया गया। इसके बाद उन्हें मोबाइल फ़ोन हैंडसेट भी बाजार में उतारे थे। इनकी वेबसाइट है tseries.com, जिस पर आप कर देख सकते हैं। इसकी स्थापना 11 जुलाई को 1983 49 ईयर्स पहले हुई थी। ये एक प्राइवेट कंपनी है जैसा कि आप सभी जानते हैं। प्रोडक्शन कंपनी के बाद हम जानते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है इसकी वो है ए फिल्म। ए फिल्म एक इंडियन मोशन पिक्चर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसके मालिक अनिल थडानी है। ये मुख्य रूप से उत्तर भारत में हिंदी फिल्मों और हिंदी में डब की गई फिल्मों का जो है वितरण करते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। ये फिल्म की स्थापना 1993 में अनिल थडानी ने की थी। ये स्वतंत्र रूप से भारतीय फिल्मों का वितरण करता है। कंपनी ने सिनेस्थान फिल्म कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया। संयुक्त उद्यम का नाम सिनेस्थान ए डिस्ट्रीब्यूशन रखा गया है। अनिल थडानी संयुक्त उद्यम के प्रबंध में निर्देशक सीईओ सिनेस्थान के संस्थापक अध्यक्ष रोहित खट्टर के संयुक्त उद्यम में अध्यक्छ है। ये फिल्म देखा जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। यह दिल्ली के साथ 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, स्टम्पैड, मुन्ना भाई MBBS जो कि बहुत फेमस रही, इन सभी का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। द डर्टी पिक्चर और एक विलन, बहुत सारी बढ़ते आ रहे हैं। ये लगभग देखा जाए तो कंपनी 1994 से काम कर रही है। और लास्ट आदिपुरुष से पहले इनकी जो मूवी थी
चंगेजी थी। KGF का भी इन्होंने कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु में इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया था और डब वर्जन वाली का किया था। देखा जाए तो यार ये काफ़ी फेमस मूवी है, डिस्ट्रीब्यूशन इसने काफ़ी अच्छे से किया है। और अब हम जानते हैं इसके बारे में आगे कि और आदिपुरुष में कौन कौन सी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अपना साथ दिया है और इसको बड़ी मूवी बनाने में कामयाब करेगी। अब हम बात कर लेते हैं इनमें टोटल गानों की। सबसे पहला इसका गाना है जय श्री राम, जिसे अतुल गोंगवाले, गेन व्यास, संजीना एथरैन, किजन सिकोरा, मिरियन डीक्रू, जयमन, उमेश जोशी, सौरभिल गोडबले, जनार्दन धात्रक, विवेक नाइक, संतोष बोटे, देवेंद्र चिटनीस, कुरेश कुलकर्णी, मंगेश रिले, अनिल बिलारे, गौरव दांडेकर, सिद्धांत कारवाड़े, ऋषिकेश पाटिल, अमेय अजिंकर, परांजय, विदिन पटनागर, यश घनकेकर, मांजेकर, जो कि इसकी टोटल लेंथ है 3 मिनट 32 सेकेंड। शिवोम इसका जो दूसरा गाना है वह अजय गोंगवाल 3 मिनट 56 सेकेंड का है। तू है शीतल धारा जो सोगो निगम और श्रेया घोषाल ने गाया है, वह 3:21 का। हुप्पा हुइया जो सुखविंदर सिंह ने 3 मिनट 43 सेकेंड का गाया है। राम सिया राम जो कि सबसे फेमस है, सचेत परंपरा द्वारा गया है, तो ये है जो 3 मिनट 50 सेकेंड का। कुल मिला के इसकी जो लेंथ है गानों में वो है 18 मिनट 22 सेकेंड। लगभग 18 मिनट 22 सेकेंड तो सिर्फ गाने ही कवर करते हैं। इसकी तेलुगु ट्रेंड लिस्टिंग है, जो तेलुगु में डब किए हुए गाने हैं वह किसने गाए हैं उसके बारे में भी हम अच्छे से जान लेते हैं। अब बताते हैं आपको फिल्म की मार्केटिंग के बारे में। फिल्म का टीजर 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर रिलीज़ किया गया था। टीजर को इसके ग्राफिक और सीजीआई दृश्यों के लिए भारी भरकम क्रिटिसिज्म आलोचना मिली थी। फिल्म का ट्रेलर 9 मई 2023 को जारी किया गया था और उसका बेहतर दृश्य प्रभावों के लिए बेहतर प्रतिक्रिया मिली। मतलब 9 मई 2013 को इसका ट्रेलर बनाया गया तो थोड़ा सही था। और अब जो इसकी बेहतर प्रतिक्रिया मिली थी, अब जो इसका एक्शन ट्रेलर है 6 जून 2023 को रिलीज़ किया गया है। इससे वापस क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा क्योंकि इसके वीएफएक्स बहुत ही घटिया हैं। एक देखा जाए तो एक छोटा सा ग्राफिक डिज़ाइनर ही बहुत अच्छा बना लेता है इससे, तो इससे ये उम्मीद नहीं थी। ओवरऑल देखा जाए तो इसके गाने बहुत ही प्यारे हैं। टी सीरीज़ हमेशा अच्छा काम करता आ रहा है। इसका रिव्यू में यही बोलना चाहूँगा कि इसके गाने तो एक नंबर है, खासकर जय सिया राम पूरे और शिवम रजत परंपरा ने जो गाया राम सीता राम, वो भी बहुत ही प्यारा भजन है, बहुत ही प्यारा है। कुल मिला के इसके गाने तो एक नंबर है, जो कि टी सीरीज़ हमेशा बनाता आया है। तो टी सीरीज़ के लिए इसके यहाँ पे एक तालियां बजानी पड़ेगी आपको। और बाकी ग्राफिक तो अभी भी मुझे समझ नहीं आते, ना इसका मुझे कुछ समझ में आया है। जो ये एक्टर लिए गए हैं सारे नए नए। कृति सेनन इसमें थोड़ी सी जमती हुई दिखाई देती है। बाकी लक्ष्मण और जो ये हैं हनुमान जी, ये बिल्कुल जो एक्टर में वो फिट नहीं बैठ रहे हैं एक्टर। और प्रभास भी यहाँ पे थोड़े अच्छे लगे हैं, बट वीएफएक्स के कारण यहाँ पे थोड़े से कमी रह गई है। ये तो हो गई प्रभास की स्टारर फिल्म आदिपुरुष, ये तो अभी कंट्रोवर्सी में है। पर एक और मूवी के बारे में हम बता देते हैं जो कि आने वाली फिल्म है, जो कि बहुत ही फेमस होगी प्रभास की। इसके बारे में हम बात करते हैं। इसका नाम है सलार, जो कि देखा जाए तो बहुत ही इसका काफ़ी दिनों से वेट किया जा रहा है। ये एक फुल सस्पेंस मूवी है, क्योंकि केजीएफ के बाद समझ नहीं आ रहा केजीएफ 2 के बाद कि सलार उसका अगला पार्ट होगा कि नहीं होगा। इसने पूरा एक सस्पेंस बना रखा है। सलार एक आगामी भारतीय एक्शन फिल्म है जिसका लेखक और निर्देशन प्रशांत नील ने किया है। होमले फिल्म्स के तहत विजय किराडूर द्वारा निर्मित फिल्म को तेलुगु कन्नड़ भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है। प्रभास को प्रतिभा सुकुमार, श्रुति हासन जगपीत बाबू के साथ नाममात्र के चरित्र के रूप में दिखाया गया है। फिल्म की घोषणा दिसंबर 2020 में की गई थी, जिसकी प्रमुख फोटोग्राफी यानी कि सिनेमेटोग्राफी जनवरी 2021 में गोदावरी खानी तेलंगाना के पास शुरू हुई थी। संगीत रवि बसरूर द्वारा रचित है, जबकि छायांकन जिसकी सिनेमेटोग्राफी भुवन गौड़ द्वारा नियंत्रित किया गया है। यह फिल्म 2023 के मिड में रिलीज होगी। सलार को मूल रूप से 14 अप्रैल 2022 को एक नाट्य रिलीज
के लिए निर्धारित किया था, लेकिन कोविड-19 के महामारी के दौरान इसमें देरी हुई। इस फिल्म को तमिल, हिंदी, मलयालम भाषाओं में भी डब किया गया है। ये फिल्म 2023 के मिड में रिलीज़ होगी, लेकिन अभी तक इसकी कोई डेट फिक्स नहीं हुई कि ये कब रिलीज़ होगी। सलार के मुख्य रूप में प्रभास है, पृथ्वीराज सुकुमार, श्रुति हासन है, आद्या के रूप में, जगपीत बाबू राज मनारी के रूप में, सलार की माँ के रूप में ईश्वरी राव मधु गुरुस्वामी है। रिलीज इस सलार को हिंदी में, तमिल, मलयालम में डब किया गया। संस्करण के अलावा तेलुगु, कन्नड़ में रिलीज करने की योजना है। फिल्म को KRG स्टूडियो द्वारा कन्नड़ मूवी यूवी क्रिएशन द्वारा तेलुगु भाषाओं में वितरित किया जा रहा है। फरवरी 2021 में फिल्म की नाटकीय रिलीज 14 अप्रैल 2022 को घोषित की गई थी। बाद में कोविड-19 के कारण देरी हो गई, इसे स्थगित किया गया। नियम होमले की फिल्म KGF 2 में इसके बजाय उस तारीख को रिलीज होने वाली थी। तो अब इसके बारे में बात करते हैं कि यार इसकी कॉस्ट कितनी आई। इसकी कॉस्ट लगभग 200 करोड़ है। और तेंगलू होमबेल फिल्म जो कि यार बनाता ही है, काफ़ी खतरनाक मूवियाँ स्टूडियो है। इसके भुवन गौड़ आपको इसके सिनेमाटोग्राफर बताया गया, रवि बसु जो कि बहुत ही फेमस है। इसके पृथ्वीराज सुकुमारन हैं जो इसके। अब बात करते हैं अपन पृथ्वीराज सुकुमारन के बारे में। कौन है पृथ्वीराज सुकुमारन? मलयालम, तमिल में थे, तिरुवनंतपुरम, केरल, भारत में 16 अक्टूबर 1982 में जन्म एक भारतीय फिल्म अभिनेता है। उन्होंने 2002 में मलयालम फिल्म नंदनम से अपने करियर की शुरुआत की थी। अब तक उन्होंने 50 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने उल्लेखनीय कि नंदम 2002, स्पाकुडू 2003, संदर्भ, सवास्थानम, क्लासमेट्स, थलपावु, त्रिका, पोक्की राजा। पृथ्वीराज की उल्लेखनीय 2010 की पृथ्वीराज उल्लेखनीय फिल्मों तमिल फिल्मों में काना कडेम में काम किया है। पुलिस 2010, विलन 2010 उनके जरिए तेलुगु फिल्मों में उनकी मौजूदगी का महसूस किया गया है। अब पहली बार है जो इस सलार में आ रहे हैं, देखते हैं इनका एक्टिंग कैसे रहती है। बाकी ये काफ़ी मज़ेदार कैरेक्टर में है। उसकी श्रुति हासन, इसका पूरा नाम श्रुति राजलक्ष्मी हासन है। इनका जन्म 28 जनवरी 1986 में हुआ था। दक्षिण भारतीय फिल्मों में बॉलीवुड अभिनय करने वाली भारतीय अभिनेत्री, गायिका, रचिता और डांसर भी हैं। इनके माता पिता सारिका कमल हासन नामी फिल्मी सितारे हैं। अपनी वयस्क प्रथम फिल्म अभिनय के रूप में एक्शन ड्रामा फिल्म लक में अभिनय किया। उन्होंने अपने पूर्व बाल कलाकार के रूप में भी फिल्मों में काम किया। 2012 में इन्होंने हिंदी फिल्म दबंग के तेलुगु पुनः निर्मित फिल्म गब्बर सिंह में काम किया, जो कि बहुत ज़्यादा सफल रही। तेलुगु फिल्म के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी एक बड़ी अभिनेत्री के रूप में उभरी है। अभिनय के साथ साथ इन्होंने गायकी, संगीत निर्देशन में भी किया है। बाल कलाकारों के हासिल फिल्मों में गाना गाया है। 2009 की बॉलीवुड फिल्म लक में अपने सफल वयस्क अभिनय की शुरुआत करने वाली पहली अभिनेत्री बनी। अपने पिता के निर्देशन में बनी हे राम 2002 में अतिथि की भूमिका के रूप में दिखाई दी। उन्होंने तेलुगु रोमांटिक कॉमेडी में ओ माई फ्रेंड 2011, तेलुगु फंतासी फिल्म अनगगना और दिरुडू 2021, तमिल साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म सेवनु वीरू 2011 में प्रमुख भूमिका के साथ पहचान हासिल की। इनको सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण फिल्म के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार तमिल की तरफ से मिला गया। तमिल में उत्कृष्टता के लिए एग्जीबिशन मूवी अवार्ड मिला। मिडमिया गीत में विशेष उपस्थिति के लिए इन्हें अवार्ड मिला। बाकी कुल मिला के काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। इनका भी एक मज़ीदी खिलाड़ी हैं, गायिका भी हैं, तो बहुत ही प्यारी इनकी वॉइस आती है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको हमारा वीडियो? यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों को इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारा प्रोत्साहन बना रहे और हम आप लोगों तक ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहें। इसके साथ साथ ही हम आपको बताते हैं कि प्रभास की आने वाली फिल्में जो कि 2023 और 2024 के बीच में रिलीज़ होने वाली है, उसके बारे में सबसे पहले आदिपुरुष जो रिलीज़ होगी, कृति सेनन, प्रभास, सैफ अली खान, इसके बारे में आपको बता ही दिया। सलार 28 सितंबर 2023 को होगी। लगभग 150 करोड़ या 200 करोड़ के बीच में इसका अनुमानित। प्रोजेक्ट के अभी तक
500 करोड़ का इसका बजट है। 12 जनवरी 2024 को रिलीज़ होने की डेट आई है इसकी। प्रभास होगा इसमें एक्टर के रूप में, दीपिका पादुकोण होगा, अमिताभ बच्चन है, दिशा पाटनी है, इसके निर्देशक है नाग अश्विनी है, वैजयंती फिल्म इसके निर्माता है। आत्मा अभी तक इसका बजट बना नहीं है, बट इसकी जो रिलीज़ है टीवी अभी तक बताई नहीं है। इसमें स्टार कास्ट तो बता दिया गया है, प्रभास है, निर्देशक इसके संदीप रेड्डी वांगा है, निर्माता भूषण कुमार है। मारुति की अगली फिल्म लागू नहीं है। इसके बाद अगली फिल्म है प्रभास राशि खन्ना, महरीन कौर, प्रदीपा, मारुति दसारी है। ये मारुति दसारी के निर्देशन में है, बट इस फिल्म का अभी तक नाम नहीं है और ना कोई इसका बजट बताया गया है। बट हाँ, यूवी क्रिएशन के तहत इसको बनाया जाएगा। कुल मिला के 2023 और 2024 में आने वाली मूवी है, जो कि बहुत ही खतरनाक होने वाली है। सलार का जो आया है इससे अनुमानित लगता है प्रोजेक्ट के। ये विज्ञान की साई-फाई फिल्म है। ये बड़े बजट की फिल्म है जो इसे 500 करोड़ के साथ बनाया गया है। फिल्म में प्रभास पहली बार बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन और दीपिका के साथ स्क्रीन को साझा करेंगे। प्रोजेक्ट के कामकाजी शीर्षक है, जिसके तहत निर्माताओं को इसको शीर्षक नहीं दिया गया है। ये सिनेमा घर 2 भागों में रिलीज होगी। मानी कि प्रोजेक्ट के 2 पार्ट होंगे। रिपोर्ट के अनुसार पहले भाग में फिल्मांकन लपेटे गया है। वर्तमान में ये पोस्ट प्रोडक्शन के चरण में कहा जाता है, जबकि दूसरे भाग में उत्पादन शुरू हो चुका है। अभी तक इसका प्रोडक्शन चल रहा है और इसका उत्पादन तो शुरू हो चुका है। मतलब जो फिल्म थी वो हो जाएगी, ये अप्रैल 2024 में इसकी संभावित रिलीज़ है। अब तक की इसकी रिलीज तारीख के बारे में ऑफिशियल रूप से कोई घोषणा नहीं हुई है। अमिताभ बच्चन ने इसके बारे में एक पोस्ट शेयर किया था कि प्रोजेक्ट के में वह पहली बार प्रभास के साथ काम कर रहे हैं। आत्मा पैन इंडिया की फिल्म प्रभास की 25वीं फिल्म होगी। इसका निर्देशन कबीर सिंह 2019 के फेम संदीप सिंह रेड्डी वांगा करेंगे। कथित तौर पर प्रभास प्रोजेक्ट के प्रोडक्शन खत्म करने के बाद इस फिल्म की शूटिंग करेंगे। ये फिल्म 8 भाषाओं में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मंदारिन, कोरियन, जापानी आदि में रिलीज़ होगी। मारुति की अगली फिल्म। मारुति एक प्रोड्यूसर हैं। कई रिपोर्ट से पता चलता है कि प्रभास कम बजट वाले पारिवारिक नाटक करने के लिए सेमेंट में अपने पेन इंडिया प्रोजेक्ट शूटिंग के बीच में 2 महीने में इसे पूरा कर लेंगे। कथित तौर पर पारिवारिक मनोरंजन और 3 लोकप्रिय अभिनेत्रियां डार्लिंग प्रभास में शामिल होगी। एक आधिकारिक घोषणा की जानी बाकी है। बाकी प्रभास की अपकमिंग मूवी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, ताकि आने वाली जितनी भी प्रभास की मूवियां हैं वह हमें पहले ही आपको अपडेट दे दे और आप अपडेटेड रहें। अब टोटल ओवरऑल मूवी की बात करूं तो यार देखा जाए तो यार ये सिर्फ प्रभास एक बड़ा स्टार है, इसकी वजह से चल रही है। बाकी लोग चाहते तो हमेशा थे, श्री राम में सबका इंटरेस्ट है, वो देखना चाहते हैं मूवी। यार श्री राम के बारे में पूरी दुनिया जानती है और उन्हें चाहती है, बट जो कैरेक्टर है, जो लक्ष्मण है, बजरंग बली है, वो जमे नहीं है। और दूसरा VFX इतने घटिया बनाए हैं कि कुछ समझ नहीं आता। ये हमेशा है ना, हमारे इंडियन की है कि कुछ काम नया निकालना नहीं चाहते। बॉलीवुड इंडस्ट्री की यही कहानी है, वो हमेशा दूसरे की कॉपी करने में लगे रहते हैं। ये मूवी भी, इसमें जो VFX है हमेशा कॉपी किए गए हैं। एक इसमें जो भी प्रभास और कृति सेनन के अलावा जो भी म्यूज़िक तो फिर भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये टी सीरीज से किया हुआ है। और टी सीरीज एक मजा हुआ खिलाड़ी इतने सालों से काम करता आ रहा है, उसने बहुत बढ़िया म्यूज़िक दिए हैं। तो इस म्यूज़िक के कारण ही ये काफ़ी अच्छा, मान ले तो ये नहीं है। टोटल म्यूज़िक की बात की तो एक नंबर 1 म्यूज़िक है। राम सिया राम बहुत प्यारा म्यूज़िक है। और इसके आगे की बात करूँ तो मैं यार इसका VFX मुझे अब भी समझ नहीं आया। लगभग ये कई मूवियों से कॉपी किया गया है, जिसमें जो वानर हैं जो तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, उनमें किंग कॉन्ग टाइप में उन्हें बना दिया गया है। लक्ष्मण और बजरंग बली जमे नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल एक नए हैं। बाकी एक्टिंग का हम कह नहीं सकते कि इस प्रकार से एक्टिंग किया गया है। फिर उनका फेम जो लीड कैरेक्टर है वो तो जमा नहीं था। कृति सेनन भी इतनी प्यारी एक्टिंग नहीं कर पाए। प्रभास थोड़े बहुत ठीक लगे हैं, क्योंकि वो भी यार एक खतरनाक सुपरस्टार बन चुके हैं, खिलाड़ी हैं, एक्टिंग उन्हें बहुत अच्छी आती है। बाकी देखते हैं उनकी एक जो पहले वाली मूवी थी राधे श्याम,
और उससे पहले की बात करी जाए तो एक मूवी आई थी जिनमें हिंदी में डब किया था उन्होंने, वो हिंदी डब वाली मूवी बिल्कुल समझ नहीं आई थी लोगों को, क्योंकि इनकी हिंदी डबिंग बैठी नहीं थी। अब की बार उन्होंने इस गलती को सुधारा है, हिंदी डब किसी और से करवाया गया है, और जो खुद है उन्होंने ओरिजिनल तमिल में किया गया है, और ताकि जो उनके एक्सप्रेशन है अच्छे से आए। पिछली बार यही कमी थी कि वो हिंदी तो बोल पा रहे थे लेकिन उसमें जो एक्सप्रेशन थे वो बैठ नहीं पा रहे थे। इस वजह से उन्होंने किया है कि हम इस बार अच्छा सा हम कुछ नया ट्राई करें, और देखते हैं आगे आने वाली मूवी का क्या होगा। क्योंकि जब इसका पोस्टर रिलीज हुआ था वो थोड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था, VFX इसके बहुत घटिया बताए थे लोगों ने। अब थोड़ा बहुत बीच में टीज़र में सुधार किया गया था, अब जब इसका ट्रेलर आया फाइनल टीज़र वापस वही कचरा हो गया है। तो अब देखते हैं, इसकी प्री रिलीजिंग तो इसकी काफ़ी अच्छी रही है। प्री रिलीजिंग में इन्होंने काफ़ी पैसा अच्छा कमा लिया है। टीवी लाइट सैटेलाइट इसके जो टिकट हैं काफ़ी अच्छे बिके हैं। बाकी देखा जाए तो ये तो सिर्फ सुपरस्टार्स वगैरह ने भी ख़रीदा है प्री टिकट्स। बाकी प्री टिकट में जो लोगों में जो रोमांस है, जो एक होता है ना यार उत्सुकता, वो नहीं दिख रही है। टीवी और सैटेलाइट राइट्स प्रभास जो काफ़ी अच्छे हैं एक्टिंग की वजह से, प्रभास की वजह से ही बिके हैं। बाकी कंपनियों का इनमें हाथ है, सैटेलाइट राइट काफ़ी अच्छे बिक गए हैं। क्योंकि लगभग देखा जाए तो ये 500 करोड़ में इनका बजट था, अभी ऑफिशियली अप्रॉक्सीमेट इन्होंने 700 करोड़ कर दिया था। तो 700 करोड़ करने के बाद मुझे ये समझ आ रहा है कि इन्होंने लगभग 400 करोड़ की कमाई कर दी है। और जो टिकट बिक रहे हैं उस हिसाब से अभी तो 16 सितंबर को रिलीज़ होगी, तब तक तो काफ़ी और टिकट बिक जाएंगे इसके। तो लगभग देखा जाए तो 700 करोड़ में से ये लगभग 500 करोड़ तो कमा लेंगे, बचे 200 करोड़। 200 करोड़ कमाना प्रभास की मूवी के लिए कोई ख़ास नहीं है, तो इनका पूरा पैसा वसूल तो हो जाएगा, घाटा तो नहीं होने वाला इस मूवी में। और अब देखा जाए पर देखना यह है कि ये कमाती कितना है, क्योंकि जहाँ बात आती है वो प्रॉफिट की आती है, और प्रॉफिट बहुत इम्पोर्टेंट होता है हर बंदे के लिए। क्योंकि जितना कमाए उतना निकल जाए तो वो तो बहुत अच्छी बात है, इसके बाद कमाना ज़रूरी होता है। देखा जाए तो 151 करोड़ प्रभास ने फीस ली है। 151 करोड़ काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात होती है। 151 करोड़ पे ये इन्हें सबसे महंगा अभिनेता बनाती है। कृति सेनन ने भी काफ़ी अच्छे रुपए लिए हैं। बाकी जो हैं जो एक्टर हैं वो नए हैं थोड़े। टार्जन के बाद जो सिंह आए थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छा लगता है। इंद्र के रूप में जो कर रहे हैं वो टार्जन द वंडर कार में हैं। देखने के बाद तो अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट अब ओवरऑल सब पब्लिक के ऊपर निर्भर करता है यार कि किस तरीके से वो करती है। मन में आस्था भरी हुई है श्री राम के लिए, श्री राम के कारण ही मूवी चली जाएगी। और एक फैक्ट बताता हूँ आपको दोस्तों कि हर सिनेमा एक सीन जो जब ये पहली बार जिस सिनेमाघर में पहली बार रिलीज़ होगी उसमें ऑफिशियल रूप से एक सीट को आरक्षित कर लिया गया है। कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी जिंदा हैं और वो ये मूवी देखने ज़रूर आएंगे। वह जब तक कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी जिंदा है, और जब तक ये इस पृथ्वी का अंत नहीं होगा अनंत काल तक वह जीवित हैं। 7 लोगों में से एक हैं, वो 7 अमर में से एक हैं। तो वह मूवी देखने ज़रूर आएंगे। श्री राम से रिलेटेड कार्य करने के लिए वो हमेशा आते हैं, तो इसके लिए एक रखा है सीट उनके लिए बुक। अब देखते हैं क्या होते हैं। श्री राम के नाम से तो पत्थर भी तैर जाते हैं, तो मुझे लगता है ये मूवी क्यों ना चलेगी। अब आदिपुरुष की बात करते हैं IMDb के अकॉर्डिंग। अब IMDb है क्या? इंटरनेट मूवी डाटाबेस। IMDb का पूरा नाम है, ये एक ऑनलाइन डाटाबेस है जो अभिनेताओं, चलचित्रों, सिनेमेटोग्राफी, मूवी, टेलीविज़न कार्यक्रमों, वीडियो गेम्स के बारे में जानकारी एकत्रित कर पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है। मतलब पाठकों को या जो दर्शक हैं उनको दिखाता है। IMDb की वेबसाइट की शुरुआत अक्टूबर 1990 में 1990 में शुरू होकर के हुआ था। मतलब IMDb की वेबसाइट की ऑफिशियल रूप से शुरुआत 1990 में हुई थी, और 1998 मतलब 1998 में ये अमेज़ोन के अंदर है। मतलब अमेज़ोन ने इसे अपने अंदर शामिल कर लिया है। इसमें बहुत सारी भाषाएं होती हैं। इसका मालिक है अमेज़ोन है, इसके निर्माता है कॉल निदम है, और एलेक्सा की इसकी रेटिंग है 52
है। अब IMDb के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन आदिपुरुष कितनी रेटिंग दी है इस IMDb ने। IMDb के जो दर्शक हैं उसके अनुसार जो है आदिपुरुष को मिला है 10 में से 8.1, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। देखा जाए तो इसमें रिलीजिंग से पहले इतने अच्छे आए हैं, बट देखा जाए तो यार इसमें काफ़ी सारे आजकल जो बॉलीवुड में होता है ना यार, लोग खरीद के रख लेते हैं, तो वो भी हो सकता है। बट यार ये IMDb एक ट्रस्टेड है, तो इसने बिल्कुल सही दिखाया होगा ही, बाकी कुछ कह नहीं सकते। इसमें कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में भी लिखा हुआ है, क्रिटिसिज्म कमेंट है, इसके VFX घटिया है, ऐसा सब कुछ लिखा है। तो कुल मिला के कुछ अच्छे पॉइंट भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। ये तो हर मूवी में होता है यार, क्योंकि अगर ये 10 में से 10 तो पा नहीं सकती, और क्योंकि इसकी कुल मिला के इसका VFX ख़राब है। बाकी काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी अच्छा म्यूज़िक है, एक्टिंग भी ठीक लग रही है। एक पॉइंट इसकी कटा है, जो है नए कैरेक्टर को लेने के लिए। कैरेक्टर लिए तो है नए, लेना अच्छी बात है, बट जमे नहीं है वो। मतलब कुल मिला के उनको देखने के बाद फील नहीं आती कि यार ये हनुमान जी हैं, ये लक्ष्मण जी हैं। प्रभास तो चलो श्री राम के रूप में अच्छे जम रहे हैं, सीता माता के रूप में कीर्ति सेनन भी थोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आदिपुरुष मूवी के बारे में जितनी कुछ डिटेल हो सकती थी सारे की सारे मैंने आपको बताई। इसकी एक तरह से पूरा बजट बताया और इसमें कौन कौन से एक्टर देखने को मिले, सारे एक्टरों के बारे में आपको डिटेल बताई। साथ ही साथ क्या एक तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस मूवी से, साथ ही साथ प्री प्रोडक्शन और साथ ही साथ कितने दिनों से ये बन रही थी। इसे 2020 में एक तरह से अनाउंसमेंट की गई थी, उसी के साथ 2030 आ चुका है। तकरीबन 2 से 3 साल के अंदर इसे एक तरह से डेवलप किया गया है। और VFX थोड़ी कमी ज़रूर है, लेकिन जो एक तरह से लोगों का जो अटैचमेंट है वो आपको देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 16 तारीख को ये आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है। आप यदि इसे देखना चाहते हो तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से यदि आप बुक माई शो से यदि शो बुक करते हो तो आपको 50 से 60% का डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ आप कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हो, वो भी आपको ऑटोमेटिकली लिंक पर क्लिक करते ही अप्लाई हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों और भी किसी मूवी या सीरीज़ के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस सीरीज़ के बारे में जाना, आपको और भी कुछ डिटेल जाननी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दे। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।